भाइयों और बहनों, सुनो जरा ध्यान से। अमेरिका, जिसे हम लोग सपना समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां लाखों भारतीय अपना करियर बनाने जाते हैं। आज उसी अमेरिका से एक खतरनाक खबर आई है। खबर क्या है? आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो पिछले एक साल में करीब 17 लाख प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स की नौकरियां छिन गई हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों का हुआ है। अब सोचो जरा, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजने का सपना देखते हैं? कितनों ने लाखों रुपए खर्च करके H-1B वीजा दिलवाया है, और अब जब वहां की कंपनियां अपनी पॉलिसी बदल रही है, नेटिव अमेरिकन को प्राथमिकता दे रही है, तो सवाल उठता है, क्या अब अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सवालों की। अमेरिका में इमिग्रेंट्स की नौकरी क्यों जा रही है? भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है? अब आगे क्या करना चाहिए? अमेरिका जाए या प्लान भी सोचे? हर बात तसल्ली से, आंकड़ों के साथ और उस भाषा में जिसे हम सब समझते हैं, बिना घुमा फिराकर, बिना बोर किए। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की। कितने भारतीयों की नौकरी गई और इसकी असली वजह क्या है? देखिए, जब हम कहते हैं कि करीब 17 लाख प्रवासी बेरोजगार हुए, तो इसका मतलब सिर्फ कुछ नौकरियां नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम हिल गया है। और इसमें अकेले भारतीय नहीं, बल्कि चीन, फिलीपींस, मैक्सिको, पाकिस्तान जैसे देशों के भी लोग शामिल हैं। लेकिन भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई 2022 के आखिर और 2023 की शुरुआत में, जब अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों ने अचानक कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी। गूगल, Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, इन सभी ने एक के बाद एक छंटनी का ऐलान कर दिया। मेटा ने 2 बार में करीब 21,000 कर्मचारी निकाले। Amazon ने 18,000 से ज्यादा लोगों को बाहर किया। गूगल ने करीब 12,000 कर्मचारियों को हटाया। इन आंकड़ों में बड़ी बात यह है कि छंटनी सबसे ज्यादा H-1B वीजा होल्डर्स में हुई। अब आप जानो, अमेरिका में हर साल जो लोग H-1B वीजा पर जाते हैं, उनमें करीब 70% भारतीय होते हैं। तो जब छंटनी की तलवार चली, तो उसका सबसे गहरा असर भी भारतीयों पर ही पड़ा। वीजा की पॉलिसी क्यों बना सिरदर्द? H-1B वीजा अमेरिका का एक वर्क वीजा होता है, जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि अगर आपकी नौकरी छूट गई, तो आपके पास नई नौकरी ढूंढने के लिए सिर्फ 60 दिन का टाइम होता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी छंटनी के बीच एक आदमी जिसने सालों अमेरिका में काम किया, फैमिली बसाई, अब उसके पास सिर्फ 2 महीने हैं नौकरी ढूंढने के लिए। नहीं मिली तो या तो वापस भारत लौटो या वीजा एक्सटेंशन की भागदौड़ करो। टेक्नोलॉजी का रोल दुश्मन या मददगार? दूसरी बड़ी वजह है AI और ऑटोमेशन। जहां पहले एक टीम में 10 इंजीनियर लगते थे, वहां अब एक AI बेस्ड सिस्टम लगा दो जो 24 घंटे बिना छुट्टी काम करे। ChatGPT, GitHub Copilot, Jasper AI जैसे टूल्स की वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस जैसे कामों में इंसानी जरूरत कम हो रही है। और जिन सेक्टर में ये बदलाव आया, वहां पहले से ही भारतीयों की बड़ी तादाद थी। कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? यहां कुछ डेटा है जिससे आपको साफ तस्वीर मिलेगी। 1. टेक्नोलॉजी बटा IT सेक्टर। कुल छंटनी का करीब 60% यही हुआ। H-1B वीजा होल्डर्स की सबसे ज्यादा संख्या भी यही। 2. फाइनेंस और बैंकिंग। यूएस के बड़े बैंक जैसे गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन ने कॉस्ट कटिंग किया। ऑटोमेशन ने यहां भी नौकरियां खाई। 3. हेल्थ केयर और एजुकेशन। कुछ क्षेत्रों में हायरिंग हुई, लेकिन केवल नेटिव सिटीजन्स को प्राथमिकता दी गई। वीजा स्पॉन्सरशिप कम हुई। 4. सपोर्ट सर्विसेज, HR, रिक्रूटिंग। AI टूल्स ने रिज्यूम स्क्रीनिंग, हायरिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर दिए। अमेरिका की पॉलिटिक्स और अमेरिका फर्स्ट नीति। अब बात करते हैं पॉलिसी की। अमेरिका में अब ऐसा माहौल बन गया है
जिसमें सरकारें कंपनियों को कह रही हैं कि पहले अपने लोगों को नौकरी दो। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार नेटिव वर्कर्स की हायरिंग में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसके जवाब में इमिग्रेंट हायरिंग घटकर बीते 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। साफ है कि अमेरिका अब विदेशी वर्कर्स पर कम निर्भर होना चाहता है। भारतीयों की स्थिति कितनी गंभीर? मान लीजिए अमेरिका में काम करने वाले कुल भारतीयों की संख्या करीब 40 लाख है। उसमें से 2023 में करीब 10 लाख लोगों की नौकरियां या तो चली गई या खतरे में है। इनमें से कई लोगों को मजबूर होकर वीजा ट्रांसफर करना पड़ा, भारत लौटना पड़ा, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने की योजना बनानी पड़ी। इसका असर परिवारों पर भी। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये परिवारों की स्थिरता की बात है। बच्चों की पढ़ाई, मकान की ईएमआई, पत्नी की जॉब या वीजा डिपेंडेंसी, ग्रीन कार्ड की उम्मीद, सब कुछ अधर में लटक गया। अब सोचिए जरा, यही 2-3 साल पहले तक क्या माहौल था। जब कोई कहता था कि मैं H-1B वीजा पे अमेरिका जा रहा हूं, तो लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। फैमिली में सब बोलते थे, भाई अब तो बंदा सेट हो गया। यूथ्स में जॉब का मतलब था एक सॉलिड करियर, डॉलर में सैलरी और एक ग्लैमरस लाइफ। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही लोग जो पहले अपने रिज्यूमे में सिलिकॉन वैली की कंपनीज का नाम लेकर इतराते थे, आज लिंक्डइन पर खुलेआम पोस्ट डाल रहे हैं। एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, विलिंग टू रीलोकेट, अवेलेबल इमीडिएटली। इतना ड्रास्टिक शिफ्ट आया है न कि पिछले और इस साल की कंपैरिजन एकदम अपोजिट लगती है। पहले की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 तक एक जबरदस्त ग्रोथ वाला टाइम था। टेक इंडस्ट्री में हायरिंग की बाढ़ आ गई थी। हर कंपनी, चाहे वो मेटा हो या Amazon, अग्रेसिवली हायर कर रही थी। इंडियंस के लिए ये गोल्डन पीरियड था। किसी के पास सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस है और उसको सालाना $1 लाख का ऑफर मिल रहा था। और कंपनीज तो खुद इंडिया से एम्प्लॉइज को बुला रही थी, बस वीजा प्रोसेस करो और चले आओ। स्टार्टअप्स भी फंडिंग के नशे में थे। बर्न रेट का कोई डर नहीं था, सबको बस स्केल करना था। मतलब ये समझो कि H-1B मिलते ही लोगों को लगता था अब तो ग्रीन कार्ड की लाइन में लग गए। फ्यूचर सेफ, सैलरी हाई और यूएस ड्रीम ऑलमोस्ट पूरा। अब की सच्चाई, अब 2023 और 24 में वही सिनारियो पलट चुका है। अब लोग कहते हैं, भाई वीजा मिला तो क्या हुआ, जॉब नहीं बची तो क्या फायदा। कंपनीज का पूरा माइंडसेट बदल चुका है। अब वो सोचती है, क्या ये काम इंडिया से ही रिमोटली करवाया जा सकता है? और कई बार तो जवाब होता है, हाँ, तो फिर H-1B स्पॉन्सरशिप का खर्च क्यों उठाना। अब सिचुएशन ये हो गई है कि जॉब्स कम हो गई है, हायरिंग बहुत सिलेक्टिव हो गई है, लेऑफ्स का खतरा परमानेंट बन गया है और वीजा ट्रांसफर ऑलमोस्ट नाइटमेयर जैसा हो गया है। कभी आपने सोचा था कि लोग अपने यूएस एक्सपीरियंस को हाइड करना शुरू कर देंगे ताकि इंडिया में एंट्री लेवल जॉब मिल सके? अब वही हो रहा है। एक टाइम था जब लोग बोलते थे, गूगल में काम करता हूं, Amazon सियाटल ऑफिस में हूं, और रिक्रूटर्स खुद मैसेज करते थे, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब वो टाइम गया। अब लोग डर के मारे अपना लिंक्डइन स्टेटस बार बार चेक करते हैं, कोई रिक्रूटर ने देखा या नहीं। पहले ऑनबोर्डिंग के लिए HR खुद कॉल करता था, डॉक्यूमेंट्स मांगता था, वेलकम किट भेजता था। अब रिजेक्शन मेल भी ऑटोमेटेड बॉट से आता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। इंटरव्यूज का पूरा तरीका बदल गया। पहले कंपनीज बोलती थी, वी वॉन्ट टू मूव फास्ट, 2 हफ्ते में ऑफर मिल जाता था। अब पहले रिज्यूम भेजो, 1 हफ्ते में स्क्रीनिंग कॉल आए तो भी गनीमत है, फिर 3-4 राउंड्स, फिर इंटरनल अप्रूवल, फिर वीजा डिस्कशन, तब जाकर कुछ आगे बढ़ेगा। और इसमें टाइम इतना लग जाता है कि वीजा ग्रेस पीरियड का एंड पास आ जाता है और जब तक जॉब मिले बंदा फोर्स्ड है या तो इंडिया वापस जाए या किसी और कंट्री की ओर देखे। स्पॉन्सरशिप अब कोई गारंटी नहीं रही। पहले ऐसा होता था, कंपनी को कैंडिडेट पसंद आया तो बोले वीजा हम देख लेंगे। अब कई कंपनियां साफ कह देती हैं, सॉरी,
वी डोंट स्पॉन्सर। और जो स्पॉन्सर करती है वो भी इतना लेंथी प्रोसेस बना देती है कि कैंडिडेट खुद पीछे हट जाता है। रियलिटी ये है कि अब जो लोग H-1B वीजा पे हैं, उनके लिए हर जॉब इंटरव्यू एक सर्वाइवल बैटल बन गया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर एनीमोर, इट्स अबाउट वीजा, फैमिली, होम, फ्यूचर, सब कुछ दाव पर है। अब ग्रीन कार्ड तो जैसे सपना बन गया है। पहले लोग सोचते थे थोड़ा इंतजार करेंगे, ग्रीन कार्ड आएगा। अब तो वेटिंग टाइम ही इतना लंबा हो गया है कि लगता है रिटायरमेंट तक भी नंबर नहीं आएगा। तो लोग अब प्लान भी बनाने लगे हैं, जैसे कनाडा माइग्रेट करना, ऑस्ट्रेलिया PR के लिए अप्लाई करना, वापस इंडिया लौटकर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना। माइंडसेट शिफ्ट बहुत बड़ा है। पहले लोग सोचते थे यूएस गया हूं तो अब इंडिया नहीं लौटना। अब वही लोग बोलते हैं कोई ठीक ठाक सैलरी मिल जाए तो इंडिया में भी सेट हो जाएंगे। मतलब पहले जहां यूग्स ड्रीम था, अब वहां रियलिटी चेक है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अमेरिका में रहने का सपना अधूरा छोड़कर वापस इंडिया लौटना पड़ा। कई लोगों ने ये डिसीजन अपनी मर्जी से लिया, लेकिन बहुतों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। जॉब चली गई, वीजा खत्म होने वाला था, नई कंपनी नहीं मिली, तो रिटर्न टिकट ही एकमात्र रास्ता रह गया। लेकिन इंडिया लौटकर क्या मिला? ये सवाल हर वो इंसान समझ सकता है जिसने यूएस में काम किया हो और फिर वापस आया हो। लौटना सिर्फ सफर नहीं, एक इमोशनल झटका भी है। कई लोग अमेरिका में सालों से रह रहे थे, किड्स स्कूल में, घर मॉर्गेज पे, गाड़ी EMI पे, सोशल लाइफ बन गई थी, एक तरह से अपनी जड़ें बिछा ली थी। लेकिन एक झटके में सब कुछ समेटना पड़ा। ऑफिस का लैपटॉप वापस करना, बच्चों को स्कूल से निकालना, घर का सामान बेचना या पैक करके शिप करवाना, दोस्तों को बाय बोलना, और फिर फ्लाइट लेकर वापस इंडिया। ये सब कोई सिंपल मूव नहीं होता, ये एक मेंटल ट्रॉमा जैसा होता है। इंडिया में जॉब मिलना आसान नहीं है। अब इंडिया में वापस आकर लोग सोचते हैं चलो यहां तो एक्सपीरियंस दिखाकर अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया में कंपनीज बोलती हैं अमेरिका एक्सपीरियंस है लेकिन इंडियन सिस्टम से फेमिलियर नहीं हो, या फिर यूग सैलरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी, और कई बार तो रोल्स ही नहीं मिलती जो वहां की सीनियरिटी मैच करे। बहुत लोग जिनका यूएस में सालाना सैलरी $1 लाख था, इंडिया आकर उन्हें 20-25 लाख का ऑफर मिलता है, और वो भी किसी टियर 2 शहर में। फिर क्या रास्ते बचते हैं? ज्यादातर लोगों के सामने 3 रास्ते होते हैं। जो भी जॉब मिले पकड़ लो, चाहे सैलरी कम हो, रोल छोटा हो, बस करियर कंटिन्यू रहे। एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ अपना शुरू करो, दोबारा विदेश जाने की कोशिश करो। इस बार कनाडा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हर रास्ता अपने साथ नई चुनौतियां लाता है। उदाहरण के तौर पर एक बंदा जो अमेरिका में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर था, इंडिया में आया तो उसे प्रोजेक्ट मैनेजर तक का रोल नहीं मिला। आखिर में उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। एक फैमिली जो बे एरिया में थी, वापस लौटकर पुणे शिफ्ट हुई। बच्चों को एडजस्ट कराने में ही 3 महीने निकल गए। स्कूल, माहौल, खाना, सब कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने वापसी के बाद डिप्रेशन तक फेस किया, क्योंकि आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल और स्टेबिलिटी सब कुछ चूक गया था। कुछ पॉजिटिव पहलू भी है। अब ये सब सुनकर लगेगा कि सब कुछ नेगेटिव ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया आने के बाद कई लोगों ने नई अपॉर्चुनिटीज भी खोजी। कई लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुस गए, क्योंकि वहां इंटरनेशनल एक्सपोजर को वैल्यू मिलती है। कुछ लोग एडटेक, फिनटेक, AI जैसे हॉट सेक्टर्स में स्विच कर गए, और कई लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से रिमोट इंटरनेशनल क्लाइंट्स पकड़ लिए। मतलब जो लोग फ्लेक्सिबल रहे, उन्होंने रास्ता बना लिया। माइंडसेट में जो बदलाव आया वो सबसे बड़ा लेसन है। यूथ से लौटने के बाद लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो ये थी कि हमने सोचा था यूएस का लाइफ परमानेंट है, लेकिन ट्रूथ ये है कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमें हर समय अडेप्टिव रहना चाहिए।
अब लोग पहले से ज्यादा ग्राउंडेड हैं, ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर हैं और एक प्लान बी बनाकर चलते हैं। सोशल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस। अब इंडिया लौटने का एक पहलू और भी है, रिलेटिव्स और सोसाइटी। लोग सवाल करते हैं, अरे युद्ध छोड़ाए? क्यों? ग्रीन कार्ड नहीं मिला क्या? वहां तो लाखों की नौकरी थी ना। और ये चीजें इंसान की कॉन्फिडेंस को तोड़ सकती है। कई बार लोग ऐसे सवालों से बचने के लिए इंडिया में भी दिखाने लगते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, चाहे अंदर से कुछ और हो। अब लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग शॉर्ट टर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सपीरियंस को लेवरेज करके इंडिया में सीनियर कंसल्टिंग रोल्स पकड़ रहे हैं। कुछ ने रिमोट काम करके डॉलर इनकम बनाना शुरू किया है और कुछ ने खुद की छोटी प्रोडक्ट कंपनीज या एजेंसीज खोल ली है। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो ट्रांजिशन हुआ है वो इजी बिल्कुल नहीं था। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका में इतनी अनसर्टेनिटी है तो क्या बाकी की दुनिया बेटर ऑप्शन है? क्या कनाडा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं प्रोफेशंस को? तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अमेरिका बनाम बाकी दुनिया। अमेरिका कभी सपना था, अब कैलकुलेशन बन गया है। पहले लोग बोलते थे बस अमेरिका पहुंच जाए फिर सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अब लोग बोलते हैं युद्ध जाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्या वर्थ है या नहीं। क्यों? वीजा सिस्टम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। लेऑफ्स कहीं से भी कभी भी हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड का इंतजार अब 2 दशकों तक खिंच सकता है। हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, एक नॉर्मल इमरजेंसी में हजारों डॉलर का बिल। वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी टफ हो गया है, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में। अब ये सब देखते हुए लोग सोचते हैं, क्या यही सब लेकर विदेश जाना सही है? कनाडा आसान इमिग्रेशन, लेकिन जॉब मार्केट टाइट। अब बहुत से इंडियंस ने कहा अमेरिका टफ लग रहा है, चलो कनाडा ट्राई करते हैं। पीआर वहां जल्दी मिल जाती है, हेल्थ केयर फ्री है और लोग फ्रेंडली है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, पीआर मिलना पहले जितना फास्ट नहीं रहा। जॉब मार्केट वहां भी बहुत कंपिटिटिव है, सैलरीज अमेरिका जितनी हाई नहीं होती। और वेदर भाई, -30 डिग्री में काम करना कोई जोक नहीं है। कनाडा पीसफुल है, पॉलिसीज अच्छी है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां यूएस जितना पैसा और एक्सपोजर मिलेगा तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया अंडररेटेड बट राइजिंग स्टार। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। पहले लोग उतना कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत से लोग वहां माइग्रेट कर रहे हैं। फायदे क्या है? पीआर कंपैरेटिवली इजी है, टेक इंडस्ट्री स्लोली ग्रो कर रही है, टाइम जोन इंडिया से ज्यादा कंपैटिबल है और लाइफस्टाइल बहुत चिल है, बीचेस, फूड और कम हसल। लेकिन एक डाउनसाइड ये है कि वहां जॉब ओपनिंग्स यूएस जितनी अबंडेंट नहीं है, कंपटीशन थोड़ा अलग तरह का है। स्टिल बहुत से लोग हुए वर्कड इन यूएस अब ऑस्ट्रेलिया को एज अ लॉन्ग टर्म पीसफुल लाइफ के ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। यूरोप स्टेबिलिटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी है। जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इन देशों में टेक जॉब्स बढ़ रही हैं और काफी कंपनीज अब इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को भी हायर कर रही है। फायदे: वीजा सिस्टम थोड़ा ज्यादा ह्यूमन है, हेल्थ केयर, एजुकेशन अफोर्डेबल है, वर्क लाइफ बैलेंस शानदार है। 40 घंटे हफ्ते का मतलब सच में 40 घंटे ही होता है, लेकिन चैलेंजेस भी है। लोकल लैंग्वेज का बैरियर, टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, रिलोकेशन थोड़ी स्लो होती है। यूरोप एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल मूव हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा कमाना चाहते हैं तो शायद पेशेंस चाहिए। अब लोग क्या सोच रहे हैं? आज के इंडियन प्रोफेशनल का माइंडसेट बदल गया है। पहले अमेरिका का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट आ जाता था, अब लोग कंपेयर करते हैं, कहां वीजा हैसल कम है, हेल्थ केयर किस देश में एक्सेसिबल है, एजुकेशन सिस्टम कहां ज्यादा अफोर्डेबल है, फ्यूचर में सिटीजनशिप का रास्ता इजी है या नहीं। और कई लोग अब ये भी सोचते हैं, क्या इंडिया में रहकर भी सैम या बेटर लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि रिमोट वर्क का जमाना आ गया है, डॉलर कमाना अब सिर्फ यूएस जाने से पॉसिबल नहीं है। रियल स्टोरी से समझते हैं। एक बंदा जिसने 5 साल यूएस में काम किया,
अब जर्मनी में सेटल है। बोलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस से जिंदगी सही चल रही है, भले ही सैलरी थोड़ी कम है। एक कपल जो H1B की अनसर्टेनिटी से थक गए थे, उन्होंने कनाडा शिफ्ट करके वहां एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लिया। एक बंदी जो पहले सैन फ्रांसिस्को में थी, अब सिडनी मूव कर गई है। बोलती है कि लाइफ वहां ज्यादा शांत, सेफ और स्टेडी है। बॉटम लाइन, अब अमेरिका ओनली ड्रीम नहीं रहा। अब लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ अमेरिका ही सब कुछ है। लोग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये सवाल होता है, वेयर डू आई वांट टू लाइव, नॉट जस्ट अर्न। और इसमें बहुत बार जवाब आता है, पीस, सिक्योरिटी, वीजा क्लैरिटी और फैमिली का साथ। और अगर ये चीजें अमेरिका नहीं दे रहा, तो लोग ऑल्टरनेटिव्स चुन रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या इंडिया में अब ऐसा माहौल बन गया है कि यूथ से लौटे प्रोफेशनल्स को यहां भी वही ग्रोथ, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिल सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन स्ट्रैटेजी चाहिए। इंडिया अब पुराना इंडिया नहीं रहा। पहले जब लोग यूथ से इंडिया लौटते थे तो लगता था कि करियर में एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। कंपनीज भी पूछती थी, यूथ छोड़ के क्यों आए, जैसे कोई गलती कर दी हो। लेकिन अब सीन बदल गया है। आज की तारीख में इंडिया में टेक इकोसिस्टम बूम पर है। प्रोडक्ट कंपनीज मल्टीप्लाई हो रही है। रिमोट और हाइब्रिड वर्क कल्चर सेटल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप्स और MNCs दोनों में ग्लोबल टैलेंट की डिमांड बढ़ी है। मतलब अब इंडिया में भी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जो 10 साल पहले सिर्फ विदेश में मिलती थी। कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ है? AI और डेटा साइंस। हर दूसरी कंपनी AI इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। फिनटेक, UPI, डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स की वजह से मैसिव हायरिंग हो रही है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जोहो, फ्रेशवर्क्स जैसी इंडियन कंपनीज ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है। एडटेक और हेल्थ टेक, पैंडेमिक के बाद इनमें बूम आया है और अभी भी तेजी बनी हुई है। रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग, अब आप इंडिया में बैठकर यूरोपियन या अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हो। सैलरी कैसी है? अब ये बहुत बड़ा मिथ है कि इंडिया में पैसे कम मिलते हैं। रियलिटी ये है, अगर आपके पास सॉलिड यूएस एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो मेट्रो सिटीज में 40 से 50 लाख सालाना पैकेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में तो 1 रुपया करोड़ तक भी जा रहे हैं सीनियर रोल्स। और रिमोट कंसल्टिंग या फ्रैक्शनल रोल्स से तो डॉलर में अर्निंग भी पॉसिबल है। मतलब पैसा है, लेकिन आपको सही जगह पकड़नी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या इंडिया में पॉसिबल है? अब पहले की तरह नहीं है कि इंडिया में रहकर आप बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल करो। आज के टाइम में अच्छे शहरों में हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग वर्ल्ड क्लास हो गई है। गेटेड सोसाइटीज, इंटरनेशनल स्कूल्स और स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट फैल चुका है। टेक हब्स जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में अब इंटरनेशनल लेवल की जॉब कल्चर बन रही है। हाँ, ट्रैफिक और पोल्यूशन जैसे इश्यूज हैं, लेकिन हर जगह कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। रिटर्नीज कैसे शाइन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो यूथ से इंडिया लौटे हैं, अब इंडियन कॉर्पोरेट और स्टार्टअप वर्ल्ड में की पोजीशंस पे बैठे हैं। कुछ एग्जांपल्स, एक्स गूगल इंजीनियर ने आकर अपना AI स्टार्टअप शुरू किया, आज 50 रुपए करोड़ की वैल्यूएशन। एक बंदी जो पहले मेटा में थी, अब बैंगलोर में एक एडटेक की VP बन चुकी है। कुछ लोग रिमोट CTO या फ्रैक्शनल CMO जैसी रोल्स कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली 2 क्लाइंट है। मतलब ये कि अगर आप स्मार्ट हो, एडेप्टेबल हो और नेटवर्क स्ट्रांग है, इंडिया में स्काई इज द लिमिट। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? अब ये भी एक कंसर्न होता है अस रिटर्न लोगों के लिए। अच्छी बात यह है कि अब इंडिया में भी हाइब्रिड वर्क कॉमन हो चुका है। WFH कल्चर नॉर्मलाइज हो गया है और कई कंपनीज 4 डे वर्क वीक तक ट्राई कर रही है। मतलब बर्नआउट से बचना पॉसिबल है अगर आप सही एम्प्लॉयर चुनो। इंडिया में डॉलर कमाना भी पॉसिबल है। ये शायद सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। अगर आप टेक्निकल हो, सॉफ्टवेयर देव, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, तो टॉपटल,
अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो, या फिर U10U के क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट रिटेनर मॉडल पे काम कर सकते हो। मतलब बैठे इंडिया में हो लेकिन इनकम यूएस लेवल की पॉसिबल है। स्टार्टअप कल्चर, बिल्ड वर्सेस जॉब। यूथ से लौटे कई लोग बोलते हैं अब मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं, और इंडिया में वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। एंजल इन्वेस्टर्स रेडी है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कोवर्किंग स्पेसेस, एक्सेलरेटर्स और टैलेंट अबंडेंटली अवेलेबल है। अब हर दूसरे टेकी का सपना है खुद की प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना। और अगर आपके पास यूएस एक्सपोजर है तो इन्वेस्टर्स भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बच्चों और फैमिली की जिंदगी कैसी रहेगी? अब कई लोग यूएस में बच्चों की स्कूलिंग, एक्सपोजर और सेफ्टी को लेकर श्योर थे, लेकिन इंडिया में भी अब आईबी और कैम्ब्रिज करिकुलम वाले स्कूल्स अवेलेबल हैं। मॉडर्न पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस बढ़ रही है, और जॉइंट फैमिली कल्चर एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है। तो इंडिया में किड्स भी हैप्पी और सेफ ग्रो कर सकते हैं अगर आप वाइजली चूज करें एनवायरनमेंट। बॉटम लाइन, अब इंडिया वापस आना कोई बैकअप प्लान नहीं, ये एक कैलकुलेटेड स्मार्ट मूव है। अब इंडिया में इतना कुछ हो रहा है कि वापस आने का मतलब अब फेलियर नहीं है, ये एक न्यू चैप्टर की शुरुआत है। अगर आप ओपन माइंडेड हो, रेडी हो थोड़ा अडेप्ट करने के लिए और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो इंडिया में भी वही ग्रोथ पॉसिबल है जो पहले सिर्फ यूएस में दिखती थी। तो दोस्तों, अब वक्त है ऑनेस्टली सोचने का, क्या सिर्फ यूएस जाना ही सक्सेस है, या फिर जिंदगी वहां बस अनसर्टेनिटी और वीजा की टेंशन में कट रही है? हमने देखा कि कैसे लाखों लोग ले ऑफ से जूझ रहे हैं, कैसे कुछ मजबूरी में इंडिया लौटे और कुछ ने खुद से डिसीजन लिया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, अब दुनिया बदल चुकी है। अब अमेरिका ही अकेला रास्ता नहीं है। आज इंडिया, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब ऑप्शंस हैं। बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, पैसा, पीस या फ्यूचर स्टेबिलिटी। और इंडिया भाई, अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा। यहां अब पॉसिबिलिटीज है, एक्सपोजर है और पैसा भी है। बस आपको सही टाइम पे सही मूव करना है। लाइफ में कोई भी रास्ता आखिरी नहीं होता, बस माइंडसेट, स्किल और करेज चाहिए। चाहे आप अमेरिका में हो, इंडिया में या कहीं और। तो अगली बार जब कोई बोले अरे वापस आ गए, तो कॉन्फिडेंटली बोलना हाँ, क्योंकि मैंने सोचा, समझा और चुना, सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया।